स्टोरी टेलर्स में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और हमारे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद भी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही सच्ची और डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि अंधेरा गहरा है और ये खौफनाक कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। लेकिन सिलसिला शुरू करने से पहले आप सब से एक गुजारिश है, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी खूनी या पुरस्कार किस्सा आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कोई ऐसा अजीबो-गरीब या रौबदार हादसा पेश आया है और आप अपनी सच्ची कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम इसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब दिल थाम लीजिए और शुरू करते हैं आज की हौलनाक कहानी का सिलसिला। सच्चा वाकया ये है कि मैं बेसिकली कुछ सालों पहले जब एक नई कॉलोनी बनी थी नॉर्थ कराची के एक एरिया में, वहाँ मैंने एक प्लॉट लेकर घर लिया था। बुर्ज टाइटन बड़ी मशहूर जगह है यहाँ नॉर्थ कराची में। मैं उन अर्ली बर्ड्स में से था जो वहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट भी हो गया था और रहने लगा था। वहाँ मेरे पास करने को कुछ था नहीं और टाइम बहुत होता था। वहाँ कुछ स्टेट एजेंट्स थे। जो भी नई कॉलोनियाँ बनती हैं वहाँ स्टेट एजेंट्स बड़े एक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह कुछ लोग एक्टिव थे। मैं टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास जाकर बैठने लगा। एक दो के पास बैठना शुरू किया तो दोस्ती यारी हो गई। जिस वक्त मैं आप इस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था, वहाँ बोर्ड्स तो तकरीबन कोई 2000 के करीब लग चुके थे, लेकिन उनमें जो लोग रहते थे वो तकरीबन 100 के करीब भी नहीं थे। ज़्यादातर एरिया खाली था, दूर दूर तक सब खाली था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था और बस मगरिब का टाइम होते ही ऐसा लगता था जैसे रात के 2 बज गए हों। वहाँ ये वाली सिचुएशन थी। मैं उन स्टेट एजेंट्स के पास बैठता था। ऐसे ही हस्बे मामूल एक दिन मैं बैठा हुआ था कि किस्सा कुछ यूं हुआ कि एक साहिब वहाँ आए जो उम्र रसीदा थे, तकरीबन 55 या 60 साल के करीब होंगे। वो आकर गुमसम बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने मेरे जो दोस्त थे उनका नाम लेकर कहा, भाई मेरे घर का क्या बना, कुछ सिलसिला हुआ, कोई ऐसा कस्टमर आया कि आप उसको भेज दें? उन्होंने कहा, नहीं बड़े साहिब, अभी तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। यहाँ लोग आ रहे हैं तो अभी मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर नहीं है, क्योंकि मैं सेलिंग पर हूँ और अभी परचेजिंग पर कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। वो रोने लगे, बड़ी ऊंची आवाज़ से रोने लगे। मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि एक बुज़ुर्ग इस तरह रोने लग गए। मैंने करीब होकर उन्हें पानी दिया, थोड़ा दिलासा दिया और पूछा, बड़े साहिब क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? वो इतना रो रहे थे, बैठे बैठे उनकी हिचकियां बन गईं। मैं बड़ा घबरा गया। मैंने अपने दोस्त से कहा, ये कहाँ से आए हैं, क्या मसला है? तो उसने मुझे कहा, यार तुम बैठ जाओ, ये अभी सही हो जाएंगे। 4-5 मिनट के बाद जब वो थोड़े से अपने हवास में आए तो उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और बगैर कुछ कहे स्टेट ऑफिस से बाहर चले गए। अब क्यूरोसिटी ऐसी हो गई कि वो दोस्त मुझसे कोई और बात करने लगा तो मैं किसी और बात की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा, यार मुझे बताओ ये क्या मसला है, क्योंकि मैं भी वहाँ का रेजिडेंट था और नया नया आया था। मैंने कहा, कोई ना कोई मसला तो ऐसा है जिसकी वजह से ये साहिब यहाँ आकर रोए हैं और कोई जवाब भी नहीं दे रहे, और उन्होंने आते ही सेल परचेज की बात भी की है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, यार बात दरअसल ये है कि ये वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजिम हैं
और उनको जितना भी पैसा मिला था उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों को सबको उनका हिस्सा देकर यहाँ एक 240 गज का बंगलो ले लिया और ये अब इसमें अपनी मिसेस के साथ शिफ्ट हो गए हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो उनके साथ रहते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मसला क्या है? उसने कहा, मसला ये है कि उनके घर पर कोई औरत है जो नज़र आती है और वो औरत इस तरह नज़र आती है कि ये जहाँ भी घर में घूमते हैं, चाहे दिन हो, रात हो या शाम हो, वो हर वक्त उनको नज़र आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो या तो उनको नज़र आती है या उनकी मिसेस को नज़र आती है, उनके बच्चों को नज़र नहीं आती। मैंने पूछा, और मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? उसने कहा, डिटेल उसकी ये है कि वो जब नज़र आती है तो उन पर और उनकी मिसेस पर एक दहशत तारी हो जाती है। मसला ये है कि ये अपनी फैमिली के साथ बैठे हों या कोई रिलेटिव उनके घर आया हुआ हो, वो उनको हर जगह नज़र आ रही होती है। ये बड़े डरे सहमे बैठे रहते हैं, किसी और को वो नज़र नहीं आती, सिर्फ उनको नज़र आती है। बोलती कुछ नहीं, कहती कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह बैठी रहती है जैसे कोई गम में बैठी हो। मैंने पूछा, उसकी अपीयरेंस क्या है यार? उसने कहा, उन्होंने जो अपीयरेंस बताई है वो ये है कि उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, मिक्सी टाइप की। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल होगी, यानी मिड एज खातून है। बाल उसके खुले होते हैं और वो ऐसे होती है जैसे कोई बेन, कोई सोग या कोई मातम की कंडीशन हो उसकी। इस तरह वो उनके घर में फिरती रहती है। ये उसके फिरने से बहुत परेशान है, इस वजह से ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। ये उनका प्रॉब्लम चल रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसने कहा, अच्छा तुम बिलीव नहीं करते मेरी बात पे? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, आओ मेरे साथ चलो। हम बाहर निकले। उसके पास बाइक थी। बाइक पर हम बैठे और वो मुझे उसी ब्लॉक में ले गया जहां उनका घर था। वहां जाकर उसने बेल दी तो वो साहब दोबारा बाहर आए। बाहर आए तो उन्होंने पूछा, खैरियत, आप कैसे आए? मेरे दोस्त ने कहा, भाई ये मेरे दोस्त हैं और ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये क्या बात कर रहा है, मैं कब इंटरेस्टेड हूँ, ये अजीब बात कर रहा है। उन्होंने कहा, जी आ जाएं, अंदर आ जाएं आप। ये कहकर वो हमें घर के अंदर ले गए। कंडीशन ये थी कि मैं ये वाक़या सुन चुका था, जिस वजह से मैं उस घर में दाखिल नहीं हो पा रहा था। मुझ पर इतना खौफ तारी हुआ कि मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले गया। जब मैं अंदर आकर उनके ड्राइंग रूम में बैठा तो आप बिलीव करें कि मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई नहूसत होती है या कोई ऐसा बेगानापन होता है। अजीबो गरीब सी वाइब्स आ रही थी मुझे उस घर में से। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था तो उन साहब ने कहा, आए मैं आपको घर का विजिट करवाता हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे पूरे घर का राउंड करवाया। मैं जहाँ भी जा रहा था मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि वो औरत कहीं यहीं होगी या जो उसने किस्सा बताया है वो ऐसा ही है। खैर, उन्होंने मुझे पूरे घर का राउंड लगाया, छत तक लेकर गए, फिर नीचे ले आए और फिर हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। फिर मैंने उन बड़े साहब से कहा, बड़े साहब आप ये घर क्यों बेचना चाह रहे हैं? इतना पैसा आपने लगाया है, अभी नया नया लिया है, क्यों बेचना है आपको? उन्होंने कहा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ये आपके जो दोस्त हैं ना, ये आपको बता देंगे। और बेटे, मैंने ये घर 95 लाख का लिया था। ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ। 95 लाख का मैंने ये लिया था। भाई आप मुझे उसके जितने पैसे आपके पास हैं दे दें और मेरी जान छुड़ा दें। ये उनके अल्फाज थे। और ये कहकर वो दोबारा रोने लग गए। मैं उठा, मैंने उनको गले से लगाया और कहा, आप फिक्र नहीं करें। दरअसल डायरेक्टली उन्होंने मेरा नाम ले दिया था
तो मैंने बात संभालते हुए कहा, घर मुझे नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त हैं उनको चाहिए, वो घर देख रहे हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। ये कहकर हम उनके घर से निकल आए। निकलने के बाद हम स्टेट ऑफिस पहुंचे। अभी स्टेट ऑफिस पहुंचे ही थे कि वो बड़े साहब दोबारा वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो बातें मुझसे की वो मेरे लिए बड़ी ही, अब मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूं उस वक्त, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी वो बातें ना। जब वो दोबारा स्टेट ऑफिस आए तो आकर बैठे और इस तरह कांपने लगे जैसे शीवरिंग होती है। मैंने कहा, बड़े साहब क्या हो गया, खैरियत? कहने लगे, नहीं कुछ नहीं, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। 2-3 मिनट के बाद वो नॉर्मल हुए और नॉर्मल होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, बेटे मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मैं पिछले 4 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह कोई ग्राहक आ जाए और ये घर मेरा सेल हो जाए, लेकिन ये नहीं सेल हो रहा, कोई नहीं आ रहा। लेकिन आप चूंकि आए हैं तो मुझे एक उम्मीद की किरण जागी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि बेटे आप मुझे 50% पेमेंट कर दें जितनी मैंने की है, लेकिन आप ये मेरा घर ले लो। तो मैंने उनसे कहा, बड़े साहिब मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर पे कोई मसला है। तो कहने लगे, हाँ बेटा मसला तो है। फिर उन्होंने सारी बात मुझे बताई कि इस तरह एक औरत है जो नज़र आती है। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा कि आप मुझे बताएं तो सही क्या सीन क्या है। उन्होंने कहा, बेटे मसला ये है कि ये मुझे और मेरी अहलिया को नज़र आती है, कहती कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ भी हम बैठते हैं वहाँ हमारे सामने बैठी होती है। हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो सामने सोफे पे बैठी है, हम कमरे में लेटे हुए हैं बेड पे तो हमारे सिरहाने खड़ी हुई है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी से मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोई काम जो है ना वो बनता नहीं है। मैंने पूछा, क्या मतलब नहीं बनता? उन्होंने कहा, बनने से मुराद ये है कि मेरी बेटी है, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो कभी किताबें फाड़ देती है, कभी रात को उठ के ऊपर छत पे चली जाती है, कभी मेरा बेटा है उसको बाइक चलानी नहीं आती, वो खामखा बाइक लेके बाहर निकल जाता है। यानी ऐसे अजीबो गरीब मेरे साथ वाक़यात हो रहे हैं। मैंने पूछा, तो फिर आपने क्या किया? उसके लिए किसी को दिखाया या कुछ किया आपने? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन सब ने सिर्फ पैसे बनाए और मेरा काम किसी ने नहीं किया, और अब मैं मजबूर होके उस घर को बेचना चाहता हूँ, तो आपकी मेहरबानी है आप ये ख़रीद लें। मैंने थोड़ा सा और उनको खरीदा। मैंने कहा, अच्छा ये बताएं कि वो जो औरत है वो क्या चाहती है? कभी कुछ उसने बात की आपसे, कुछ कहा? उन्होंने कहा, नहीं उसने कुछ नहीं कहा। कहने लगे, हमने कुछ आमिलों को बुलाया था, उन्होंने आकर पढ़ना पढ़ाना किया, तो फिर वो औरत हमें ऐसे नज़र आने लगी जैसे वो बहुत गुस्से से घर में फिर रही हो। कभी वो बाहर जाती है, कभी वो अंदर आती है, और कहने लगे, बाकायदा ऐसा होता है कि वो मुझे और मेरी बीवी को हर वक्त नज़र आती है। कोई ऐसा वक्त नहीं है, चाहे सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो या रात का हो, जो वो नज़र ना आ रही हो। तो हर वक्त वो हमारे इस घर का फ़र्द बनी हुई है, वो किसी भी तरह हमारी आंखों से ओझल नहीं है। तो ये एक वाक़या था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हमें पता चला कि वो घर सेल हो गया है और वो साहिब वहाँ से चले गए हैं, लेकिन जिसने वो घर खरीदा वो आज तक वहाँ खुशी से बस नहीं सका। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये कहानी इस तरह शुरू करता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसे अजीबो गरीब रूहानी तजर्बों पर यकीन नहीं रहा और ना ही मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा तजुर्बा होने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने बचपन मुल्तान के एक बहुत पुराने घर में गुजारा है। ये घर 1992 में लिया गया था या बनाया गया था और लगभग 100 साल पुरानी इमारत थी ये।
उस दौर में ये इलाका ज़्यादातर खेती बाड़ी का था। ये घर असल में उन लोगों का था जो उस इलाके के आम के बागात के मालिक थे। घर में अजीबोगरीब चीज़ें भी थीं। जगह जगह कुछ जलाने के निशानात थे। पूरा बेसमेंट था जहाँ सीढ़ियों में सब्जी और फल रखे जाते थे, और कुछ ऐसे कोने थे जहाँ खड़े होकर बहुत ही अजीब लगता था। हम उस घर में तब शिफ्ट हुए जब मैं सिर्फ 7 से 8 साल का था। घर का नक्शा अजीब था। अंदर जाने के बाद एक बड़ा हॉल था जहाँ से एक शानदार सीढ़ी ऊपर जाती थी। सीढ़ी के ऊपर एक बहुत खुला रास्ता था जो कमरों के इर्द गिर्द घूमता था। मेरी और मेरी बहन की राहदारी एक तरफ थी, जिसमें हमारा वॉशरूम, मेरा कमरा और मेरी बहन का कमरा था, और इसी राहदारी के आखिर में हमारे वालिदैन का बड़ा कमरा था। उस राहदारी के दरवाजे बंद करने का ताला अंदर की तरफ था और बाहर से खोलना मुमकिन नहीं था। मैं जब भी अकेला होता तो हमेशा ताला लगा लेता था। मुझे घर में खौफ कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन ताला लगाने से ज़्यादा सुकून मिलता था और मैं सेफ रहता था। जब मैं स्कूल ख़त्म करने के करीब था तब एक मर्तबा मैं घर में अकेला था। मेरी बहन कॉलेज जा चुकी थी और वालिदैन शॉपिंग के लिए माल गए हुए थे। उस शाम मैं अकेला था क्योंकि सुबह मुझे फुटबॉल का मैच खेलना था। मेरा कमरा राहदारी के एक कोने में था, और जब मैं बिस्तर पर सोया हुआ था तो मेरी नज़र सीधा कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उस रात मैंने नींद में पलट कर देखा कि दरवाजे में एक शख्स खड़ा है। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जिनके घुटनों पर दाग थे, और सफ़ेद कमीज के बाजू ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। उसके बाल थोड़े घने और लंबे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उसने मुझे हाथ हिलाकर सलाम किया, लेकिन आम तरीके से नहीं, बल्कि उसकी उंगलियां एक एक करके नीचे गिरती गईं और फिर वापस ऊपर आईं, जैसे कोई अजीब अंदाज की वेव हो। मैंने समझा शायद ये कोई ख्वाब और हकीकत का मिक्सचर है। मैंने सोचा कि मैं शायद आधी नींद और आधे जागने की हालत में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने आंखें बंद की, फिर खोलीं तो वो गायब हो चुका था। और अजीब ये था कि मुझे डर नहीं लग रहा था, दिल में एक सुकून था। मैंने समझा ख्वाब ही होगा, बस मेरा ख्याल था ये। 6 साल गुजर गए। मेरी बहन की शादी थी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम आलिया था। वो बाहर से आई थी और होटल में रुकने के बजाय हमारे घर रुक गई। उसको मेरा पुराना कमरा दिया गया। शादी के दिन आलिया ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि उसको रात सही से नींद नहीं आई। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि तुम्हारे कमरे में एक आदमी खड़ा था जो रात भर हाथ हिलाता रहा। उसने बिल्कुल वही अंदाज मिमिक करके दिखाया जो मैंने सालों पहले देखा था। उसने उसके कपड़े, उसका ओवरऑल हुलिया और वही नक्शो निगार मुझे बताए। मैंने कांपते हुए उसे सब कुछ बयान किया जो मेरे साथ भी हुआ था, और वो भी ये सुनकर हैरान हो गई। आलिया ने कहा कि वो रूहों को महसूस कर लेती है और ये सिर्फ एक बेज़रर रूह है जो सिर्फ अपना वजूद दिखाती है। और वाकई मुझे भी उस वक्त कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। कुछ वक्त बाद मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुछ देखा है उस घर में। वो मुल्तान के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और एक मजबूत पर्सनालिटी रखती हैं। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा सुबह 3 बजे के करीब जब वो ड्यूटी से घर आती थीं तो उन्हें एक साया दिखता था जो मेरी और मेरी बहन की राहदारी के दरमियान खड़ा होता था। उन्होंने कहा कि वो कभी डरे नहीं उससे, बस देखा और नज़रअंदाज कर दिया, कभी ध्यान नहीं दिया उस पे। मैंने भी उसके बाद 2 मर्तबा उस शख्स को मेरी बहन के कमरे में देखा। एक मर्तबा वो बिल्कुल उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ था, लेकिन उस दफ़ा उसने हाथ नहीं हिलाया। जब भी देखा तो वक्त सुबह के 3 या 4 बज रहे होते थे। फिलहाल मुझे उससे डर नहीं लगता था, और अजीब बात ये थी कि घर में छोटी मोटी अजीब चीज़ें होती रहती थीं, जैसे कि लैंप का बार बार खुद ही गिर जाना, जबकि ना वहाँ पर कोई बिल्ली होती थी, ना चौहा, ना कोई और जानवर जो उसे गिरा सके। मैं मस्ती मस्ती में कहता था कि ये उसी का काम है। 2 हफ्ते पहले मेरी भांजी जो 6 साल की है अपनी नानी के घर रात गुजारने गई। सुबह जब वापस आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि उसने एक आदमी देखा जो तस्वीरों को देख रहा था। उसने उसको सलाम भी किया, लेकिन वो चुप रहा, और जब वो खेल कर कमरे से निकली तो वो वहाँ से गायब हो चुका था।
अगर कोई हकीकी आदमी होता तो या तो नीचे आता जहां मैं था या फिर दोबारा सामने आता, लेकिन मुझे वहां कुछ नज़र नहीं आया। ये बात सुनकर सब सोचने पर मजबूर हो गए और ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थीं आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगें। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ या वीडियोज़ आपसे मिस ना हों। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।